सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम जिसके विषय में अध्ययन करेंगे वह है पृथ्वी के आकार एवं परिमाण। टुडे वी विल स्टडी अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। बिफोर वी बिगिन, let's have a look over the beliefs what the people had about earth initially। प्रारंभिक काल से ही, आदिकाल से ही लोगों की क्या धारणा रही है पृथ्वी के आकार को लेकर, इस पर एक दृष्टि। एंशियंट ओपिनियन। इनिशियली मैन बिलीव्ड दैट द अर्थ टू बी फ्लैट। आदिकाल से ही मनुष्य क्योंकि समतल सतह पर रहा है तो उसका ये विश्वास था कि धरातल जो है, जो पृथ्वी है, वो चपटी है। तो लेकिन जो विभिन्न बिलीफ्स रहीं आदिकाल में, जो मध्यकाल था और प्राचीन काल था और जो आधुनिक काल था, उसमें पृथ्वी के आकार को लेकर क्या मत रहे हैं, इस पर एक दृष्टि डालेंगे। सो द वेरियस बिलीफ्स सिंस द एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न एरा। लेट्स हैव अ लुक। एंशिएंट ओपिनियन। जो बेबीलोनियन मैप्स ऑफ 800 BC depict Earth as flat disk placed on god Achilles' head with Onikos river draining around it। तो सर्वप्रथम प्राचीन मत की बात करते हैं। प्राचीन मत हम 3 लेंगे। प्राचीन काल में एक बेबीलोनिया वाला है। तो बेबीलोनिया के जो निवासी थे वो पृथ्वी को चपटा वृत्त मानते थे। जो अचिलीज नाम के देवता जो थे उनके शीर्ष पर टिकी हुई थी और ओनिकोस नदी जो थी वो उसके इर्द गिर्द प्रवाहित हो रही थी। ऐसा 800 वर्ष ईसा पूर्व बेबीलोनिया के मानचित्र से प्रदर्शित होता है। देन let's come to the Indian belief। Indian epics explain as earth resting on the hood of शेषनाग। और जो भारतीय मत रहा है प्राचीन, उसमें यह माना जाता है कि पृथ्वी जो है अर्धगोलाकार थी और ये शेषनाग के फन पर टिकी हुई थी। तीसरा जो मत एंशियंट वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं। The third opinion, the ancient one, is that of Scandinavia। Scandinavians believed earth circular placed on ash tree। और उनका ये मानना था जो ऐश का वृक्ष होता है उस पर टिकी हुई एक वृत्ताकार पृथ्वी है। तो ये रहा प्राचीन मत के विषय में। फिर मध्यकालीन मत के विषय में बात करते हैं। अबाउट द मिडिएवल ओपिनियन अराउंड मिडिएवल एज। Anaximander, he said, now we'll have a look about what the different scholars opined about the shape of the earth। भिन्न विद्वानों ने पृथ्वी के आकार को कैसा अभिव्यक्त किया है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो एनेक्सीमेंडर जो थे उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। ही एक्सप्लेन अर्थ टू बी राउंड सर्कुलर। फिर पाइथागोरस जो था उसने ये बताया कि पृथ्वी स्थिर है और उसके चारों तरफ कई सारे आकाशीय पिंड परिक्रमण कर रहे हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट अर्थ वॉज राउंड एंड अ नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज वर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और चौथी जो ईसा पूर्व में जो अवलोकन किया गया वह था चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। तो उस समय ये पाया गया, चंद्र ग्रहण का जब ध्यान दिया, उसका अवलोकन, उसका ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया गया, तो ये पाया कि पृथ्वी, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय जो स्थिति होती है पृथ्वी की वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है। और जो पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दैट टाइम इट वॉज ऑब्जर्व दैट द शेडो कास्टेड on moon that of the earth was circular। So this explains that earth has some curvature on its surface। तो जो चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है और वो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने से अवरुद्ध करती है और उसकी छाया जब पड़ती है जो कि चंद्र ग्रहण के नाम से जानी जाती है, तो ये छाया का अवलोकन करने पर पाया गया
कि वो थोड़ी गोलाकार छाया थी। तो ये केवल एक गोलाकृति की ही छाया गोल आकार की हो सकती है। और इसके अलावा इरास्thenes जो थे उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो लट्टू की भांति अपनी धुरी पर घूम रही है। एंड इरास्thenes ही एक्सप्लेन्ड अर्थ एज अ स्पिनिंग टॉप। फिर बात करते हैं मॉडर्न ओपिनियन की। तो आधुनिक मत क्या रहे? तो 16वीं शताब्दी, वैसे तो 12वीं शताब्दी में बात करते हैं कि आर्यभट्ट जो थे, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, जो ज्योतिष शास्त्री थे, भास्कराचार्य, उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। 12वीं शताब्दी में उन्होंने बता दिया था। सो इन द 12th century भास्कराचार्य हु वॉज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट ही एक्सप्लेन्ड अर्थ टू बी राउंड। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने भी कई सारे प्रमाण जुटाए इसी संदर्भ में पृथ्वी को वृत्ताकार दिखाने के लिए। तो इन द 16th century कोपरनिकस ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ, ही ट्राइड एविडेंसेस सो एज टू डिपिक्ट दैट द अर्थ वॉज सर्क्यूलर। और 17वीं शताब्दी में न्यूटन महोदय ने भी बताया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है आकृति में। एंड इन द 17th century न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अर्थ एज having the shape of an orange। अब बात करते हैं एविडेंसेस रिलेटेड टू द शेप ऑफ द अर्थ। वी हैड लर्नड अबाउट द वेरियस ओपिनियंस सिंस द एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट टाइम। सो व्हाट आर द, इट वाज एक्सेप्टेड लेटर ऑन दैट अर्थ वाज समवॉट राउंड, एंड व्हेन observations were made, it was diagnosed, they reached to the conclusion, the scholars and the scientists, they reached to the conclusion that earth was a geoid or a spheroid। तो कई सारे विद्वान, जब उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए, निरीक्षण किए, तो उससे ये बात तो तय हो गई कि पृथ्वी जो है वो भूआभ लिए हुए है, मतलब नारंगी नुमाई है। उसके दोनों ध्रुव से वो थोड़ी चपटी, और जो भूमध्य रेखा है उसका मध्यवर्ती भाग है उसमें उभार लिए हुए है। इट हैज़ द बल्ज एट द इक्वेटर एंड समवॉट फ्लैटनिंग एट द पोल्स। नाउ लेट्स हैव द वेरियस evidences that were gained so as to prove that earth possessed curvature। तो जो विभिन्न मत, जो विभिन्न प्रमाण जो थे पृथ्वी के वृत्ताकार सतह के संदर्भ में, उन पर एक अवलोकन करते हैं। तो इनको बिंदुबद्ध किया हुआ है। दे आर गिवन, दे आर स्पेसिफाइड इन द पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द सन राइज एट डिफरेंट टाइम ओवर डिफरेंट प्लेसेस, एंड ऑल्सो दैट सनसेट ऑल्सो इज डिफरेंट एट इन डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो उदय और अस्त होने का अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय है। यदि पृथ्वी समतल होती, चपटी होती, तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक ही समय पर सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना परिलक्षित होता। Sunset and the sunrise would have been same at the same time had the earth been flat। दूसरा है कि at the coast when approaching ship visualized at first the mast, then the funnel, and finally the full ship appears to our vision। अगर तट के सहारे खड़े होकर के किसी आते हुए यान को, जलयान का अवलोकन किया जाए, तो सबसे पहले उसका ऊपरी भाग, जो झंडे वाला भाग है, वो दिखाई देता है, और फिर थोड़ा सा उसका और अधिक भाग दिखने लगता है, और अंततः जाकर के जैसे जैसे जब ये जलयान नज़दीक आता है तो वो पूरा के पूरा दृष्टिगत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। दिस हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट किया हुआ है, चित्र में ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से जलयान आ रहा है, और फिर ये अंततः इस दृष्टि जो दाहिने हाथ की तरफ है, इस दृष्टि में वो पूरा के पूरा दिखाई देने लग रहा है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट वन। नाइट northward travel denotes the northern stars rising higher above the horizon, and this is vice versa when we move southward
और व्हेन वी हैव द जर्नी टूवर्ड साउथ। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर, उत्तरी अक्षांशों की ओर जब हम यात्रा करते हैं, तो अगर अंतरिक्ष में या आकाश की तरफ ध्यान दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे हम उत्तरवर्ती दिशा में अग्रसर हो रहे हैं तो तारों की स्थिति और अधिक ऊंची प्रतीत होने लगती है। दिस हैपन्स ओनली व्हेन द अर्थ पोजेसेस सम कर्वेचर। अब चौथा वाला बिंदु है, द स्टार इज बिलीव्ड फ्रॉम वन प्लेस from different places at a time appear to be different at different heights, thus giving glimpse of the circular shape of the earth। अगर किसी भी तारे का अगर भिन्न भिन्न स्थानों से अवलोकन किया जाए तो उसकी ऊंचाई में भिन्नता हमें देखने को मिलती है, और ये तभी संभव है जब पृथ्वी की सतह थोड़ी वृत्ताकार हो। फिर पांचवा वाला बिंदु, सन रेज फॉल पैरेलल ऑन द अर्थ सरफेस। जो सूर्य की किरणें हैं वो समानांतर ही पड़ती हैं पृथ्वी की सतह पर। सूर्य बहुत विशाल आकार का है, पृथ्वी छोटा सा भाग है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं किसी भी स्थान पर तो क्या है, वो समानांतर होती हैं। अगर सूर्य की किरणों के इस कोण का अवलोकन किया जाए तो इसका जो कोण है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। पहले वाले अब ये दो चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, वेयर द अर्थ इज फ्लैट, एंड द सेकेंड वन बी वेयर द अर्थ पोजेसेस द कर्वेचर। सो यू कैन वेरी वेल सी the sun rays falling over the flat earth, that how all the angles of the rays are equal but when in case of this curved earth having curvature, when the sun rays are falling, they are forming different angles at different place. This happens only because the earth possesses some curvature. So similar angle of rays are flat on the they are same had the earth been flat, which is depicted in A, and B is, you can see that the varying angle of the sun rays, they are formed over the surface because the earth is projected as having curvature। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, छठे की। इंक्रीज इन हाइट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन होराइजन। अब जैसे जैसे हमारा जो क्षितिज की जो बात है, जितना हमारी दृष्टि का दायरा है, जैसे ही हम नीचाई पर होते हैं तो वो दायरा कम दिखाई देता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे जो दृष्टि का दायरा है, जो क्षितिज का फैलाव है, वो विस्तृत होता चला जाता है। ये होता किस लिए? क्योंकि यदि समतल होती पृथ्वी तो हम कहीं से भी खड़े होते, हमें पूरा की पूरा क्षितिज का दायरा दिखाई पड़ता, पर ऐसा नहीं होता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ ये दायरा बढ़ता चला जाता है, जिसका मूल कारण है कि पृथ्वी का वृत्ताकार होना। एंड इट इज डिपिक्टेड वेल इन द पिक्चर दैट देयर इज अ हिल ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड एज वी व्यू from lesser heights we find the stretch of land, the stretch of horizon is lesser, and as we reach over greater heights the stretch of horizon also increases. This happens only because the earth possesses some curvature। तो ये ए, बी और सी में बढ़ता हुआ दायरा पृथ्वी के कर्वेचर वाले भाग में है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये पहाड़ पर ABC दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं। फिर अगला बिंदु है चंद्र ग्रहण के समय पर। तो ओनली अ सर्कुलर बॉडी कैन कास्ट सर्कुलर शेडो। अब इसमें चित्र में चंद्र ग्रहण की स्थिति दी हुई है कि कैसे सूर्य पृथ्वी मध्य में, चंद्रमा के और सूर्य के, और पृथ्वी की छाया जो है वो वृत्ताकार पड़ रही है चंद्रमा पर। तो ये जो है ये तभी संभव है जबकि ये पृथ्वी गोल हो, क्योंकि गोल आकृति की ही छाया गोल हो सकती है। फिर बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आठवां बिंदु। इसमें 1870 में A.R. वॉलिस नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने एक नहर की तली में बिल्कुल बराबर की लंबाई के
3 स्तंभ लिए और उन्हें एक एक मील की दूरी पर लगा दिया। फिर एक सिरे से खड़े होकर के जब अवलोकन किया गया इन स्तंभों का तो मध्यवर्ती स्तंभ पर उभार देखने को मिला। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द डायग्राम एज वेल दैट द ऑन द कर्व्ड surface of the earth 3 poles were stuck at the bottom of the canal at a distance of 1 mile each, and when they were visualized from one end the central column, the central pole appeared to be higher. This can happen only when the earth possesses some curvature. अब ये 9वें बिंदु के लिए वॉयज ओवर ग्रेट सर्कल्स एंड एट द सेम टाइम सेम प्लेस विथ सेम माइलेज। तो ये क्या है कि अगर जो वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा अगर ग्रेट सर्कल्स के सहारे यानी कि जो देशांतर हैं उनके सहारे अगर समुद्री यात्रा की जाती है तो उनका जो सिरा है दे मीट एट द सेम पॉइंट, जहाँ से बिंदु से हम चले वहीं पर यहाँ हम आकर के मिल जाते हैं और जो माइलेज होती है जो दूरी होती है वो भी सेम होती है। सो द वॉयज ओवर ग्रेट सर्कल्स दैट इज द लॉन्जिट्यूड्स, the end of the longitude and the beginning point are same and the mileage is always the same wherever on any longitude if the voyage is made. This happens because the earth possesses curvature. तो ये वाली बात स्पष्ट होती है कि एक गोल वृत्तीय होता है जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है। तो ये दर्शाया गया है कि देशांतरों के सारे यदि समुद्री यात्रा की जाए तो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है और फिर उसमें दूरी जब भी नापी जाए तो हमेशा समान आएगी क्योंकि सारे देशांतरों की लंबाई समान है। इरास्टोनीज कैलकुलेशन अबाउट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। फिर इरास्टोनीज महोदय जो थे उन्होंने पृथ्वी की परिधि के विषय में प्रयास किया था, ज्ञात करने का प्रयास किया था। ही वॉज बेसिकली एन इजिप्शियन स्कॉलर। तो उन्होंने वो क्या है कि इजिप्ट के मिस्र के विद्वान थे और उन्होंने जब ये देखा कि सूर्य की किरणों का उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने 2 स्थानों से किया, एक तो अलेक्जेंड्रिया और एक सीन, 2 स्थानों से किया। जबकि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसका उन्होंने ये जो निरीक्षण किया था ये 21 जून को किया था, जबकि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो उस समय सीन जो था वो कर्क रेखा के सहारे तो वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही थी और वहाँ से 480 किलोमीटर दूरी पर जो जगह 480 मील की दूरी पर अलेक्जेंद्र था, वहाँ पर भी उन्होंने 21 जून को ही सूर्य की किरणों का जो कोण था उसके बारे में पता लगाया। एक ही तारीख और एक ही समय पर सूर्य की किरणों का कोण जो है वो दोनों जगह पर समान बनना चाहिए था, किंतु उन्होंने जो अंतर पाया वो 7.2 डिग्री का दोनों स्थानों के मध्य सीएन और अलेक्जेंद्रिया या इन दोनों जो जगह थी यहाँ पर 7.2 डिग्री का कोण बना हुआ था। तो ये कोण का बनना तो इस बात को परिलक्षित करता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई कर्वेचर है, वक्र अवस्था में वक्राकार है पृथ्वी की सतह। तो Eratosthenes he made an observation on 21st June and he observed the angle of the rays falling over Syene and Alexandria in both the places in Africa, and he found that on the very same date at the very same time there was a difference of angle at Alexandria. He found that the rays of the sun were vertical over Syene, but they made an angle of 7.2 degree at Alexandria, that was 480 miles away from Syene. So this also explains that Earth somewhere possesses curvature. ये सारा हमने बात की थी अभी पृथ्वी के आकार के बारे में कि पृथ्वी गोलाब है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन जो गोलाब है उसमें वक्राकार है, ये इट पोजेसेस सम कर्वेचर। सो रिलेटेड टू दैट वी फाउंड अ नंबर ऑफ एविडेंसेस।
उसके संदर्भ में हमने ये दसों के दसों जो थीम प्रमाण थे उनके विषय में जाना। इसके अलावा एक और बात है कि सौर परिवार के जितने भी सदस्यों के विषय में अभी तक अध्ययन किया गया है, तो उसमें सभी जो सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन्हें सभी गोलाकार पाया गया, सभी ग्रह उपग्रहों को। तो जब वो सब गोलाकार हैं तो संभवतः क्या निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी भी गोलाकार है। अब दूसरा ये पक्ष पृथ्वी के संदर्भ में, अभी तक हमने आकृति के विषय में जाना। वी लर्न अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, नाउ अबाउट द मेजर, परिमाण जो माप है उसके बारे में, अबाउट सर्टेन साइजेस, द वी लर्न अबाउट सम पैरामीटर्स ऑफ साइज अबाउट द अर्थ। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ये सारणी स्लाइड में स्पष्ट है। इसमें पहले में पैरामीटर्स जो मापदंड दिए हुए हैं, माप दे रखे हैं, परिमाण किस संदर्भ में होंगे ये दिया हुआ है। फिर इस सारणी में जो दूरियां हैं, जो माप है, वो पहले वाले में मील में दिया हुआ है और दूसरे वाला किलोमीटर में दर्शाया गया है। तो ये जो पहला वाला है इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, पहला है भूमध्य रेखीय जो परिधि है पृथ्वी की, मील में है वो 24,901.55 और किलोमीटर में वो है 40,075.16। फिर जो ध्रुवीय जो परिधि है, the polar, as we know, it is already been stated that earth is a geoid. This means it is somewhat flattened at the pole and with the bulge at the equator. ये हमने स्पष्ट किया कि नारंगी नुमा पृथ्वी भूआब है जिसमें उसके दोनों ध्रुवों में थोड़ा सा चपटापन और भूमध्य रेखा में उभार है। यही कारण है कि जो भूमध्य रेखीय जो परिधि है वो जो ध्रुवीय परिधि से अधिक है। फिर इक्वेटोरियल डायमीटर जो भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जो व्यास है वो है 7,926.28 मील में, और किलोमीटर में यदि आंका जाए तो 12,756.1 किलोमीटर ये भूमध्य रेखीय व्यास है पृथ्वी का। पोलर डायमीटर, अब ध्रुवीय व्यास स्वाभाविक है कम होगा, तो ये मील में है 7,899.80 और किलोमीटर में है 12,713.5। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य का क्योंकि हम माप की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम और भी आकलन कर लेते हैं संख्यात्मक पृथ्वी के बारे में। तो सूर्य से जो दूरी देखी जाए तो ये 92955820 है माइल्स में, और 149597,890 ये है किलोमीटर्स में। तो 1000 10,000। फिर और अन्य जो संख्यात्मक जानकारियां हैं पृथ्वी के संदर्भ में उसको भी हम इसी के अंतर्गत जोड़ लेते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और ये माना जाता है कि पृथ्वी का उद्भव 4.5 से लेकर के 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा, जो कि सौर मंडल का तीसरा ग्रह है पृथ्वी से अन्य ग्रहों के क्रम में। Atmospheric composition is more than it possesses atmospheric composition and more than 70.8% of water is found here, which gives the chances for life on it. तो जो वायुमंडलीय संगठन जो है और यहाँ पर जो जल की उपलब्धता है 70.8% से अधिक, तो ये दो ऐसी दशाएं हैं पृथ्वी पर जिनके कारण से यहाँ पर जीवन संभव है। मास ऑफ द अर्थ इज 59,736 into 10 to the power of 24 kg। और अगर घनत्व की बात की जाए पृथ्वी की तो ये माप जो है इसका ये है 59,736 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 108.321 into 10 raised to the power of 10 क्यूबिक किलोमीटर्स, और इसका जो आयतन है पृथ्वी का वो 108.3
321 गुणा 10⁻10 और ये घन किलोमीटर में है। तो ये सारा विवरण जो सारणी में इस स्लाइड में दिया हुआ है, ये पृथ्वी के माप, उसके परिमाण जो भी है, संख्यात्मक आकलन है, उसके विषय में विवरण है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, दिस स्लाइड depicts the measures, the various measures and the scale about earth, related to the earth, and the discussion as it was about shape and size of the earth. Earlier, in the earlier slide, it was the emphasis was made about on the size of the shape of the earth, and the last slide depicts the size of the earth.